हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीसी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में जो कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी पहली क्लास होने वाली है बच्चों। तो आप ये क्लास हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होने वाली है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में तो आपको यहाँ पर 50 के थ्रू पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर मैं साथ में हिंदी भी आपको बोलने वाला हूँ। और ये क्लास आप दोनों ही मीडियम के देख सकते हो, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में इसकी मैं थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला बच्चों, क्योंकि मैं इसमें समझाने वाला हूँ आपको अच्छी तरह से, आपको यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ डायग्राम के थ्रू। तो ये क्लास आपको पूरी वॉच करनी है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की सब करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पर होते हैं। सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल को देख रहे हो आप। पीरियोडिक टेबल में आपको एस ब्लॉक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो वहाँ पर एस ब्लॉक को तत्वों के मेंशन किए जाते हैं। इसके साइड में डी ब्लॉक के तत्व आते हैं और उसके साइड में पी ब्लॉक के तत्व आते हैं और नीचे यहाँ पर एस एफ ब्लॉक के तत्व भी दर्शाए जाते हैं। तो आई होप कि आप ये लोकेशन भी मेंशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम एस ब्लॉक के तत्वों को, यानी क्या क्या टर्म यानी क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि ग्रुप 1 के तत्व जो होते हैं, ग्रुप 1 इसको दो ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, है ना। तो ग्रुप 1 को कहते हैं एल्काइल मेटल यानी क्षारीय धातु कहा जाता है। और ग्रुप 2 के तत्व होते हैं जो कि एल्काइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं सार मर्दा धातु कहलाते हैं, सार मर्दा धातु कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं। देयर आउट मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन एर द इन द एस ऑर्बिटल। तो इन्हें एस ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। तो इसका जो एंड वाला इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है, वो SN1 में प्रवेश कर जाता है, यानी एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इसी कारण से एस ब्लॉक से जाना जाता है। साथ में एक बात और लिख रखी है कि आपकी जो कि ऊपर हाइड्रोजन आता है, आप हाइड्रोजन के बारे में भी देख सकते हो कि हाइड्रोजन प्रॉपर्टीज दे आर मच सिमिलर टू एल्काइल अर्थ मेटल। जो हाइड्रोजन होता है एल्काइल मेटल एंड हेलोजन फैमिली, जो हाइड्रोजन होता है उसकी प्रॉपर्टीज यानी किसके साथ समान मिलती है, एल्काइल सारे मर्द धातु के साथ में मिलती है और हेलोजन ग्रुप के साथ में मिलती है। तो इस प्रकार इसको ग्रुप 1 में नहीं रखा गया है, थोड़ा सा ऊपर ही रखा जाता है। तो ये एक्सेप्शन के रूप में आप देख सकते हो ना, एक्सेप्शन के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करते हैं। यानी ग्रुप 1 के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आप देख सकते हो, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। यहाँ पर ग्रुप 1 के तत्व आपको दे रखे हैं और इसके एटॉमिक नंबर भी आपको दे रखे हैं। साथ में इसको दे रखा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप 1s2, 2s2, 2p6 वैसे लिखना चाहते हो तो वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाला इजी तरीका होता है जिसमें आप अच्छी तरह से याद भी कर सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है, जैसे कि S1, S2, S1, S1, जैसे कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसलिए एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। और साथ में लिख रखी है एक नोबल गैस का, यहाँ पर साथ में लिखी है एक उत्कृष्ट गैस आपने लिख रखी है। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना आसान हो जाता है। और साथ में दे रखा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी आप दे रखी है कितनी होती है, या मोस्टली आप हीलियम की याद कर सकते हो, जैसे 1 होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर दे रखी है कंपाउंड से। तो ये ऑक्सीडेशन अवस्था कौन से दर्शाते हैं, +1 की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, +1 की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कि इसका ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप के 2 के एलिमेंट्स भी आप दे सकते हो, सारे दे रखे हैं और इसके एटॉमिक नंबर भी आप दे रखे हैं और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आप याद कर सकते हो। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S2 में जा रहे हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर S2 में जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू भी आपने मेंशन कर रखी है मैंने। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ये +2 यहाँ पर ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, +2 की ऑक्सीजन अवस्था दर्शाते हैं, ठीक ना। चलिए आई होप कि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी आपने अच्छी तरह से याद करना है और याद में पूछा जा सकता है यानी। तो आगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसकी एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ते हैं। परमाणु त्रिज्या के बारे में देख सकते हो आप।
परमाणु त्रिज्या में क्या है, देखो यहाँ पर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की दोनों के साथ में दे रखी है। ग्रुप 1 के देख सकते हो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सीजियम और स्केडियम। ठीक है, इस प्रकार देखो तो यहाँ पर लिखा डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज, यानी ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है, तो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर सेल की संख्या बढ़ रही है। इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल हो गए, इसमें इस प्रकार सेलों की संख्या एक में बढ़ जा रही है। तो इस प्रकार ग्रुप 1 के तत्वों में सेमी सिमिलरिटी होती है, यानी ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, एस ब्लॉक के परमाणु त्रिज्या के मान बढ़ते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज इन डिक्रीज, यानी जब दाएं से बाएं जाते हैं तब क्या होता है, तो इसकी परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जाता है। परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाता है जब दाएं से बाएं जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, यानी बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो इसका आकार क्या हो जाता है, सेम डिक्रीज होने, छोटा होने लग जाता है। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया है परमाणु त्रिज्या। तो आयनिक रेडियस के मान भी देख सकते हो आप, आयनिक त्रिज्या के मान देख सकते हो, जैसे कि लिथियम यहाँ पर दे रखा है, लिथियम प्लस आयन, इसको आयन बनाना है, बेरिलियम B+2। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज होती है, यानी ऊपर से नीचे आ जाते हैं, तो क्या होता है, इंक्रीज, यानी आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है। इसे भी दाएं बाएं जाने पर इसे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम होती जाएगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, सार धातुओं के लिए, जो कि यहाँ पर पहले होती है, सार धातुओं की आयनिक त्रिज्या के मान इनके परमाणु त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ में आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो ग्रुप 2 की, यहाँ पर ग्रुप 1 के एलिमेंट दे रखे हैं और इसकी एटॉमिक रेडियस आपके सामने दे रखी है। देखो ऊपर से नीचे आने तक बढ़ती जा रही है, आयनिक त्रिज्या भी मान बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले दे रखे हो आप देख रहे हो कि सार धातुओं के आयनिक त्रिज्या के मान इसके परमाणु त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होते हैं। यानी आप 152 पिकोमीटर दे रखा है, तो इसका 60 पिकोमीटर दे रखा है, तो यह इसमें बहुत ही कम है, आयनिक त्रिज्या का मान बहुत ही कम हो देखा जा रहा है। तो इसका कारण कौन सा हो सकता है, कि इसके 2 कारण हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि NS1 में यहाँ पर बताता हूँ मैं, NS1 के इलेक्ट्रॉन खोने से इनका एक मुख्य कोष में कम हो जाता है और इसका विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा स्थायी हो जाता है। यानी आउटर मोस्ट से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेंगे, नोबल गैस जैसा इसका विन्यास प्राप्त हो जाएगा। ये क्या होते हैं, स्टेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन इसमें आयनिक त्रिज्या में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती जाती है। तो इसमें 72 कोषों के प्रति नाभिकीय शील्ड इफेक्टिव देखने को मिलता है। नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता जाता है, जिसके कारण आयन का आकार सिकुड़ कर छोटा होने लग जाता है। ठीक है ना, ये बात भी आप थ्योरी से पढ़ सकते हो, अपने बुक से, अपने थ्योरी से भी पढ़ सकते हो इजी तरीके से, और मैंने आपको अच्छी तरह से बता भी दिया है। इसी प्रकार ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी यही दर्शाते हैं। परमाणु त्रिज्या आप देख रहे हो कि ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती जा रही है, और इसके कंपेरिजन इसका मान बहुत छोटा है। तो ये किसके कारण छोटा है, नाभिक आकर्षण बल बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या एक साथ में बढ़ती जाती है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आयोनेशन एनर्जी। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, आयनोथैलेपी भी कहा जाता है, आयनीय विभव भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा दे सकते हो आप, अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो ये मैं आपको बता, अच्छी तरह से आपको सुनना है अच्छी तरह से। तो सबसे पहले इसके देख सकते हैं हम, यानी फर्स्ट इसको 2 प्रकार से बांटा जाता है, जैसे कि आयनोथैलेपी फर्स्ट और आयनोथैलेपी सेकंड। तो इसमें तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की यहाँ पर इसकी तुलना करनी है एक दूसरे की, यानी किसकी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हमें देख रखा है कि यहाँ पर फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी होती है, जो पहली आयनोथैलेपी की एनर्जी होती है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स से लोअर देन आइसोटोनिक एनर्जी ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स से कम होती है। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है कि सार जो मर्द धातुओं का आकार, तो इसमें कहता है कि प्रथम आयन विभव का मान, जो प्रथम आयन विभव का मान होता है, जो सारे धातुओं से क्या होते हैं, काफ़ी उच्च होता है। जैसे कि आप सोडियम देख रहे हो, प्रथम ग्रुप का है, यानी ग्रुप फर्स्ट का तत्व है, और मैग्नीशियम या ग्रुप सेकंड का मान है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ग्रुप तत्वों के ग्रुप सेकंड के तत्वों का मान सबसे
अधिक होता है। किसी कंपेरिजन में, यहाँ पर ग्रुप 1 के तत्वों में देखना आयन एंथैल्पी फर्स्ट का मान, आयन एंथैल्पी फर्स्ट का मान कैसे होता है कि ग्रुप 1 के तत्वों के कंपेरिजन में ग्रुप 2 का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट भी दे रखा है कि अगली आयन एंथैल्पी का मान क्या होता है, आयन एंथैल्पी का मान भी क्या होता है, सेम ही होता है। यानी ग्रुप 1 के तत्व जो होते हैं उनकी कंपेरिजन में ग्रुप 2 का आयनीकरण ऊर्जा 2 का मान सबसे अधिक होता है, जैसे कि आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख रहे हो। जैसे कि यहाँ सोडियम दे रहे, सोडियम प्लस देकर मैग्नीशियम प्लस देते, ग्रुप 1 का तत्व है, ये ग्रुप 2 का तत्व है, तो इसके कंपेरिजन में इसका Mg का यहाँ पर ज़्यादा है, तो दोनों ही आयन एंथैल्पी मान ज़्यादा होता है। तो आगे पीरियोडिक टेबल में भी आपको समझा दूंगा मैं। पहले आप ये देख लीजिए कि दाएं बाएं जाने पर इसका मान बढ़ता है या घटता है, कैसे होता है। तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं, जब इसमें ग्रुप में ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो इसका मान देखने को मिलता है डिक्रीज, यानी कम होता जाता है। यानी ऊपर से नीचे आने पर क्या है, कम मान देखने को मिलता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसमें होने के कारण। और जब दाएं से बाएं जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज, हम बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है बच्चों। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आपको अच्छी तरह से ये देख लेना और अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। आयनीकरण ऊर्जा और आयन एंथैल्पी, इसमें क्वेश्चन आएगा कि एस ब्लॉक तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा को समझाइए, या फिर सीधा आ जाएगा आयनीकरण ऊर्जा को समझाइए एस ब्लॉक तत्वों के। और साथ में बताएं कि सीजियम यूज्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो सीजियम जो होता है उसका यूज्ड फोटो सेल में इलेक्ट्रॉन में किया जाता है, ये भी साथ में ध्यान में रख लीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। यहाँ पर अच्छी तरह से आप दे रखा है, देखो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, यहाँ पर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स दे रखे हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दे रखे हैं। आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रथम आयन एंथैल्पी का मान देखो आप 519 दे रखा है, और दूसरे यहाँ पर ग्रुप 2 के तत्वों का मान देखो, और प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का मान देखो 900 दे रखा है। इसी कंपेरिजन में यहाँ पर बहुत अधिक होता है, इसका मान बहुत अधिक होता है, ऐसे ही इसका। लेकिन सेकंड जो होती है, सेकंड आयन एंथैल्पी होती है, वो इनकी ज़्यादा होती है, तो ये इनकी ज़्यादा होती है, और फर्स्ट आयन एंथैल्पी इनकी ज़्यादा होती है, ग्रुप 2 की ज़्यादा होती है। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन यही ये टॉपिक है, ठीक है ना। इसको अच्छी तरह से याद करना, अच्छी तरह से पढ़ना। तो आगे है ऑक्सीडेशन एवं रेड्यूसिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडेशन क्या दर्शाते हैं। वैसे भी आपको मैंने पहले बता दी थी, एल्काइल मेटल जो होते हैं वो +1 की दर्शाते हैं, और एल्काइन अर्थ मेटल या सारी मर्दा धातु जो होती है +2 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाती है। और साथ में ये रखा है कि लिथियम प्लस जो होता है आयन द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस एजेंट, ये सबसे प्रबल, अच्छा ये सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा प्रबल अपचायक होता है, ठीक है ना। ये भी बात आप एक ध्यान में रख दीजिए, लिथियम जो होता है सबसे प्रबल अपचायक होता है, ठीक है ना। ये भी बात आप ध्यान रखिए। रिड्यूसिंग एजेंट एक्चुलेटेड वीकर इसमें कम होती है, यानी एक्चुलेटेड कंपेरिजन में इसकी ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। इसका कारण भी आप देख सकते हो, ये क्या काम आते हैं, जैसे इसके रिड्यूस एजेंट से काम जाते हैं, इसकी क्रेटर से आप पता लगा सकते हो, हीट वेपराइजेशन, आइसोन एंथैल्पी और हीट हाइड्रेशन, इसके साथ में इसको पता लग जाता है, ठीक है ना। ये इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपचायक की आप देख सकते हो, अपचायक गुण किसके ज़्यादा होते हैं, फर्स्ट 1 के, यानी ग्रुप 1 के ज़्यादा होते हैं ग्रुप 2 की कंपेरिजन में, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है कि मेल्टिंग पॉइंट इससे क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर या 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहले देते हैं सार धातुओं का डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इज द डिक्रीज। ये अब ऊपर से नीचे आ जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है जो कम होता जाता है, जो कि कम होता जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप रेगुलेटर पैटर्न आप दें, जिसकी यहाँ पर लिथियम का ज़्यादा होता है सोडियम से और कैडमियम से, ये कर्म भी आप याद कर लेना, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट का कर्म दे रखा है, ठीक है ना, ग्रुप 1 के तत्वों का। और एल्काइन अर्थ मेटल सार मर्द धातुओं का देख सकते हो, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन ग्रुप 2 के एलिमेंट्स से। तो ये इसको तुलनात्मक अध्ययन के साथ में पूछ सकते हैं, जैसे कि ग्रुप 2 का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1 के तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये भी बात ध्यान रखती है। इन रेगुलेशन पैटर्न, ये मेल्टिंग पॉइंट का इसका कर्म दे रखा है और ये बॉइलिंग पॉइंट का कर्म दे रखा है। तो ये भी आप याद नहीं रखिए कि जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है एटॉमिक साइज की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। जैसे कि ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है,
लेकिन क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता जाता है। तो इसके साथ में ये भी जा सकती, याद में रखिए, ठीक है, ठीक है, ये भी याद में रखिएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये भी आप पढ़ सकते हो। जैसे कि ऊपर से आपको एटॉमिक साइज याद रखिएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा ऊपर से नीचे आने पर। ये फ्रेंसियम यहाँ पे लिक्विड अवस्था में दे रखा है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डेंसिटी, यानी इसका घनत्व के बारे में पढ़ते हैं, एस ब्लॉक का घनत्व। तो घनत्व क्या कहता है कि एल्काइल मेटल जो सार धातु होती हैं, लो डेंसिटी, इनकी कंपेरिजन में क्या कम होती है, यानी कम, ये दर्शाते हैं। एल्काइल अर्थ मेटल इज अ डेंसर देन एल्काइल मेटल, ठीक है ना, इसकी कंपेरिजन में कम दर्शाते हैं, ठीक है ना। इधर क्या मेंशन किया कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास increase which more than comparison of bigger atomic size, therefore density increase। ये क्या बता रहा है कि परमाणु के नीचे, परमाणु समूह के नीचे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है जो बड़े परमाणु आकार की भरपाई से अधिक छोटा होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है ना। इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। किसकी आती है, एल्काइल मेटल की। और यहाँ पर क्या लिखा, लाइट मेटल, यानी लिथियम की यहाँ से क्या होती है, लिथियम की सबसे हल्की धातु है, ठीक है, लिथियम यहाँ पर सबसे हल्की होती है। और साथ में देखिए पोटेशियम हाइवर इन द लाइटर देन सोडियम विच द डू abnormal increase in the atomic size because प्रेशर पेंटुलमेटेड डी ऑर्बिटल। तो ये बता रहा है कि पोटेशियम जो होता है वो सोडियम की तुलना में हल्का होता है। जब पोटेशियम जो होता है वो सोडियम की तुलना में हल्का होता है, जो कि इसके परमाणु आकार में असामान्य वृद्धि के कारण, जो कि डी कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है, या डी कक्षक की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान में रखना आपको, एक जो कि आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। सीजियम इज द लेस देन, और सीजियम द लेस देन द मैग्नीशियम बिकॉज प्रेशर पेनेट्रोन ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल। इसमें साथ में ये भी याद रखना कि सीजियम जो होता है उसका भी क्या कम होता है एम जी मैग्नीशियम की तुलना में, ठीक है ना, उसमें डी ऑर्बिटल आ जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी 3-4 लाइनें डेंसिटी में आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है फ्लेम कोलरेशन, यानी इसको जलाने पर कौन सी ज्वाला दिखाई देती है। तो सबसे पहले देख सकते हो आप बोथ द ग्रुप सो फ्लेम कोलरेशन। तो सबसे देखते हैं कि यहाँ पर फ्लेम कैसे दिखाई देती है। परमाणु में जब मौजूद द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम अब्जॉर्ब्स एनर्जी, जब परमाणु में जब मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसकी ऊर्जा की अवशोषित करते हैं, ऊर्जा को ऑब्जॉर्व करते हैं, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हैं, तो वह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर तक फ्लेम फ्लेम द देयर इलेक्ट्रॉन द एक्साइट हायर एनर्जी लेवल। तो क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की सतह तक उत्साहित होते हैं, क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं, ऊर्जा की सतह तक उत्साहित होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस जमीन पर आते हैं, जब व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन फेल बैक द ग्राउंड स्टेट इन द लिमिट रेडिएशन डिफरेंट वेवलेंथ इम्पैक्टिंग कलर द फ्लेम। जब ये वापस जमीन पर आते हैं तो क्या है, एक फ्लेम की कलर दर्शाते हैं, ठीक है ना, एक कलर यहाँ पर दर्शाते हैं, या फ्लेम यहाँ पर दर्शाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने सारे दर्शा सकते हैं, जिसके लिथियम यहाँ पर दे रखा, सोडियम यहाँ पर दे रखा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आपको दे रखा। जैसे हम कि लिथियम को जलाते पर तो यहाँ पर कौन सी फ्लेम आपको दिखाई दे रही है, ये भी आपको दर्शा देते हैं कि कौन सी दिखाई देती है, क्रीमसोन रेड, यानी इसको जब फ्लेम जलाया जाता है तो क्रीमसोन रेड इसकी फ्लेम आती है। इसी के साथ सोडियम को जब जलाया जाता है तो इसकी कौन सी आती है, गोल्डन येलो यहाँ पर आती है, यहाँ पर देख भी सकते हो आप साथ में, ठीक है ना। तो पोटेशियम भी दे सकता है, पेले वॉलेट की कलर की इसकी फ्लेम दर्शाई देती है, और रुबिडियम की आप दे सकते हो, और यहाँ सीजियम की दे सकते हो। जैसे कि रुबिडियम की यहाँ पर्पल दिखाई देती है, और यहाँ पर सीजियम की ये ब्लू स्काई दिखाई दे रही है। फिर और यहाँ पर लिखा कि FR या फ्रेंसियम जो होता है बिकम रेडियो एक्टिव डस नॉट फ्लेम कोलरेशन। जो FR फ्रेंसियम जो होता है उसकी क्या होता है, रेडियो एक्टिव तत्व है, और ये फ्लेम कोलरेशन यानी कोई भी कलर नहीं दर्शाई देता, ठीक है ना, ये भी बात ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट है ग्रुप 2 के एल्काइल अर्थ मेटल, ठीक है ना। ग्रुप 2 के फ्लेम कॉन्वर्शन बढ़ते हैं, जैसे कि सीजियम, सर्कियम और बेरिलियम और रुबिडियम यहाँ पर दे रखा है, ठीक है ना। तो यह ब्रिक रेड यहाँ पर दर्शाता है, और इसमें क्रीमिशन रेड कलर जाता है, और
एप्पल ग्रीन कलर का यहाँ पर दर्शाता है और क्रिम्सन का ये भी कलर दर्शाता है, ठीक है ना। इस प्रकार ये फ्लेम कoloration भी दर्शाते हैं, ये भी आपको याद रख लेने हैं, ठीक है ना। ये भी पूछ हो जाता है कि परीक्षण प्रभाव यानी परीक्षण टेस्ट को यहाँ समझाइए, ठीक है ना, एस ब्लॉक तत्वों के लिए। और साथ में क्या दे रखा है कि बेरिलियम तथा एंड मैग्नीशियम बिकॉज द दे आर हायर आयोनस एनर्जी और होवेनर डू नॉट इम्पैक्ट एनर्जी करेक्टरनेस कलर और देना ब्यूसन फ्लेम। ये बता रहा है कि जो बेरिलियम होता है और मैग्नीशियम की उच्च आयनीकरण ऊर्जा होती है, ठीक है ना, इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। आयनीकरण ऊर्जा जो होती है और हाई होती है, और ये इसी कारण इसमें कोई रंग नहीं दर्शाता, ये कोई भी फ्लेम इसमें नहीं आती। ये भी एक एक्सेप्शन के रूप में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे क्या है, दिस प्रॉपर्टीज जेंटली शो इन द एस ब्लॉक एलिमेंट, ये सारी फ्लेम के एस ब्लॉक तत्व की दर्शाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स डो नोट दिस फ्लेम कोलेशन प्रॉपर्टी, जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो ऐसी फ्लेम नहीं दर्शाते, ठीक है ना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइन है कि ओनली एस ब्लॉक तत्व में ऐसा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हम इसका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। तो आज हमने पढ़ा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने पढ़ा, इसके एटॉमिक रेडियस की पढ़ी, आयनिक रेडियस पढ़ी, और आयनिक ऊर्जा हमने पढ़ी, और ऑक्सीडेशन स्टेज को हमने देखा, ठीक है, कौन कौन सी होती है इसमें साथ में पढ़ा, हमने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट भी साथ में हमने देखा, ठीक है ना। इसमें फ्लेम टेस्ट पढ़ा हमने, और डेंसिटी के बारे में पढ़ा। तो इसी बारे में हमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं कि नई वीडियो में। तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।